नमस्कार दोस्तों। आज हम कार्यभार ग्रहण काल ज्वाइनिंग टाइम के संबंध में बात करेंगे। सहायक कुल सचिव एवं अन्य डिपार्टमेंटल एग्जाम में ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और सामान्यतः यह प्रश्न आता रहता है कार्यभार ग्रहण काल के बारे में। और 2014 में 20 नंबर का एक प्रश्न आया था। इससे पहले भी 10 नंबर का 2007 में भी एक प्रश्न आया था। तो उसके दृष्टिगत कार्यभार ग्रहण काल एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। 2018 में इससे संबंधित प्रश्न नहीं आया था, इसलिए इम्पोर्टेंट है ये कि 2024 में ये प्रश्न आ जाए 10 या 20 नंबर में। सामान्यतः 10 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। तो हम कार्यभार ग्रहण काल के बारे में बात करते हैं। कार्यभार ग्रहण काल सामान्यतः एक पद से जब आप ट्रांसफ़र होते हैं या पदोन्नत होकर किसी अन्य स्थान पर जाते हैं तो स्थानांतरण की दशा में आपको तैयारी के लिए और यात्रा करने के लिए अवकाश दिया जाता है, ताकि आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब जा रहे हैं तो आपको उसकी तैयारी करने का मौका मिले, गृहस्थी को तैयार करने का मौका मिले, घरेलू सामान की तैयारी करने की व्यवस्था मिले, पैकिंग की करने का समय मिले। इसके लिए कार्यभार ग्रहण काल दिया जाता है। और ये कार्यभार ग्रहण काल सामान्यतः कम से कम 1 दिन का हो सकता है और 7 दिनों का समानता होता है। इसके अलावा अधिकतम 30 दिनों का होता है और 30 दिनों के ऊपर अगर आप कार्यभार ग्रहण काल लेते हैं तो फिर विशेष परिस्थितियां दृष्टिगत होनी चाहिए। जैसे कि ट्रांसफ़र होने के बाद आपकी स्वास्थ्य खराब हो गया हो तो मेडिकल ग्राउंड पर 30 दिन से ज़्यादा बढ़ सकता है। और अन्य किसी परिस्थितियां हो सकता है। पुराने ज़माने में जैसे कहते थे लोग स्टीमर से जाते थे, तो स्टीमर के जाने समय जलयान में या रास्ते में कोई विलम्ब हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि इसी बीच कर्फ्यू लग गया हो, कर्फ्यू लंबे समय तक चला हो तो आप ज्वाइन ना कर पाए हो, कोई भी कारण हो सकता है। तो ऐसी परिस्थितियों में अगर 30 दिन से ज़्यादा समय लगता है तो आपका सामान्यतः शासन की अनुमति से ही आपको 30 दिन से अधिक का कार्यभार ग्रहण काल दिया जाएगा। क्योंकि एक बार प्रश्न आया था कि मान लीजिए किसी कर्मचारी ने 60 दिन का कार्यभार ग्रहण काल ले लिया है तो क्या उसको देय होगा अथवा नहीं देय होगा। तो विभागाध्यक्ष 30 दिन तक की पावर रखता है और 30 दिन से अधिक अगर कार्यभार ग्रहण काल आपका बढ़ रहा है किसी विषम परिस्थितियों में तो उसके लिए शासन अनुमति देगा। यानी कि 60 दिन के लिए भी आपको कार्यभार ग्रहण काल दिया जाएगा सामान्यतः शासन की अनुमति से। तो आपको बताते चलें कि कार्यभार ग्रहण काल सरकारी सेवक को एक पद से दूसरे पद पर स्थानांतरण या नियुक्ति की जाने पर उस नए पद का कार्यभार ग्रहण करने, घरेलू व्यवस्था करने, तैयारी करने एवं नए स्थान तक की यात्रा करने के लिए अनुमन्य समय जो दिया जाता है उसे कार्यभार ग्रहण काल कहते हैं। ठीक है ना। ये वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड 2 भाग 2 से 4 मूल नियम 105 से 108 में इसका उल्लेख है। इसके अलावा सहायक नियमों में भी उल्लेख है। जो आपकी 224 है, जब हम मूल नियम की बात करते हैं तो आप हमेशा ध्यान रखिए वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड 2 भाग 2 से 4 में जो भी नियम दिए हुए हैं वो उसमें या तो मूल नियम है या सहायक नियम है। जब भी मूल नियम और सहायक नियम शब्द का उल्लेख हो तो आप समझ लीजिए कि वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड 2 भाग 2 से 4 की बात कर रहा है। ठीक है। एक प्रश्न आया था कि क्या इसमें वेतन क्या मिलता है अगर कार्यभार ग्रहण काल रहता है। क्योंकि कार्यभार ग्रहण काल में आप वहाँ से तो कार्य मुक्त हो गए पुराने कार्यालय से और नए कार्यालय में अभी आप पहुँचे नहीं हैं। इस बीच में आप घर में बैठे हैं, तैयारी कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। तो इस समय क्या तनख्वाह या क्या वेतन मिलेगा। तो देखिए मूल नियम 9 के सबसेक्शन 7 का 2 के अंतर्गत कार्यभार ग्रहण काल में सरकारी सेवक ड्यूटी पर माना जाता है और यह अवधि भी वेतन वृद्धि के लिए देय होती है। और वेतन कितना मिलना चाहिए इसके संबंध में स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए कि उसको वही वेतन मिलेगा जो वो स्थानांतरण से पूर्व पा रहा था, या वो वेतन मिलेगा जो वह वेतन नए पद पर पहुंचने पर प्राप्त करता। इनमें से जो कम होगा वो उसको दिया जाएगा। ध्यान रहे, उसे स्थानांतरण से पहले जो वेतन मिल रहा था वह वेतन भी मिल सकता है। स्थानांतरण के बाद जिस पद पर गया है
उसका जो उसे वेतन मिलना है वह भी मिल सकता है, लेकिन उसे वही मिलेगा जो इनमें से कम होगा। ठीक है। अगला एक पॉइंट आता है कि स्थान परिवर्तन की दशा में अधिकतम 30 दिन का मैंने आपको पहले बता दिया है कि कार्यभार ग्रहण काल प्रदान किया जाता है, और सामान्यता जो होता है वो 6 दिन की तैयारी और एक अन्य दिन वास्तविक यात्रा के लिए होता है। ठीक है ना, 6 दिन तैयारी के लिए, एक अन्य दिन वास्तविक यात्रा के लिए होता है। यानी कि आप 7 दिन का कार्यभार ग्रहण काल सामान्यता ले सकते हैं, चाहे आप बशर्ते मुख्यालय बदल रहा हो, स्टेशन बदल रहा हो। अगर आप स्टेशन बदल रहा है और आपका नियंत्रक अधिकारी बदल रहा है तो आपको कार्यभार ग्रहण काल मिल जाएगा। नियंत्रक अधिकारी का आशय ये है कि मान लीजिए कि आप जिस अधिकारी के अधीन आप नौकरी कर रहे हैं इस समय वर्तमान में, और आपका ट्रांसफ़र हुआ, दूसरे कार्यालय में जाते हैं, वहाँ का बॉस भी वही अधिकारी है, नियंत्रक अधिकारी है, तो ऐसी दशा में कार्यभार ग्रहण काल नहीं दिया जाएगा यदि नियंत्रक अधिकारी बदल नहीं रहा है तो। ठीक है। कार्यभार काल अगला है, कार्य मुक्त होकर पदोन्नत पर स्थानांतरित होने पर कार्मिक को कार्यभार ग्रहण काल का वेतन नौ तैनाती स्थल से ही प्राप्त होगा, क्योंकि उसने पूर्व पद छोड़ दिया। कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कार्यभार ग्रहण स्थानांतरण हुआ, स्थानांतरण होने के पश्चात वो कार्यभार ग्रहण काल उसने ले लिया, तो अब बताइए उसको वेतन कहाँ से मिलेगा? तो वेतन उसको वहाँ से मिलेगा जहाँ पर उसको जाके ज्वाइनिंग देनी है। कारण क्या है? क्योंकि जब आप कार्यभार ग्रहण काल लेंगे तो उससे पहले ही आप पुराना पद छोड़ देंगे। जब पुराना पद छोड़ देंगे तो आपका वहाँ से एलपीसी जारी हो जाएगी। जब आपकी एलपीसी जारी हो जाएगी तो उस कार्यालय को आपका कोई भी अब वेतन आज आहरण किया करना संभव नहीं है। तो ऐसी दशा में आपका जो भी कार्यभार ग्रहण काल का वेतन होता है वह नए कार्यालय में से ही दिया जाएगा। यदि निवास स्थान या स्टेशन नहीं बदलता है तो 1 दिन से अधिक का कार्यभार ग्रहण काल नहीं मिलेगा। मान लीजिए आप लखनऊ में ही आपका स्थानांतरण होता है और लखनऊ में स्थानांतरण होने के बाद एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में आप स्थानांतरित हो जाते हैं, और जब आप स्थानांतरित होंगे एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में और आपका कार्यालयाध्यक्ष बदल रहा है, मान लीजिए आप लेखा सेवा के कर्मचारी हैं और आप एज ए अकाउंटेंट अभी आप समाज कल्याण में नौकरी कर रहे हैं, इसके बाद आपका ट्रांसफ़र होता है लखनऊ के ही मुख्यालय में, पुलिस मुख्यालय में। तो ऐसी दशा में चूँकि एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में आप ट्रांसफ़र हो रहे हैं, स्टेशन नहीं बदल रहा है, लखनऊ के लखनऊ में है, तो आपको 1 दिन का कार्यभार ग्रहण काल मिल जाएगा। लेकिन मान लीजिए आपका नियंत्रक अधिकारी, आपका कार्यालयाध्यक्ष में बदलाव नहीं हो रहा है, तो फिर आपको भले ही स्टेशन सेम हो और लेकिन अगर आपका कार्यालयाध्यक्ष नहीं बदल रहा है तो फिर आपको 1 दिन का भी कार्यभार ग्रहण काल नहीं मिलेगा। ऐसे मान लीजिए आप अभी जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में काम कर रहे हैं, वहाँ से ट्रांसफ़र होता है आपका संयुक्त निदेशक या उप निदेशक समाज कल्याण में, और अधिकारी दोनों के सेम हैं, जिसके पास चार्ज समाज कल्याण अधिकारी का उसी के पास डिप्टी डायरेक्टर का है, तो कार्यालयाध्यक्ष दोनों के एक है, और तो ऐसी दशा में आपको कार्यभार ग्रहण काल नहीं मिलेगा। कार्यभार ग्रहण काल समाप्त होने के पश्चात अपने पद का कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो वह किसी वेतन या अवकाश वेतन का अधिकारी नहीं होगा। ध्यान रहे, मान लीजिए आपको 6 दिन 7 दिन का कार्यभार ग्रहण काल मिलता है और कार्यभार ग्रहण काल के दौरान आपने ज्वाइन नहीं किया, और ज्वाइन न करने के पश्चात आप छुट्टी पर चल रहे हैं या अनुपस्थित चल रहे हैं, तो ये अनुशासनहीनता मानी जाएगी या दुर्व्यवहार में माना जाएगा, ये मिसबिहेवियर माना जाएगा। और ऐसी दशा में जो मूल नियम 15 है इसके अंतर्गत दुर्व्यवहार मानते हुए, अनुशासनहीनता मानते हुए आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कभी कभी आपने देखा होगा कि जब स्थानांतरण व्यक्ति का होता है और तब वो कार्यभार ग्रहण काल ले लेता है, उसको वहाँ से रिलीव कर दिया गया, कार्यभार ग्रहण काल ले लिया और इस बीच में वो 1 महीने 15 दिन 20 दिन ज्वाइन नहीं करता है, तो ऐसी दशा में ये अनुशासनहीनता मानी जाएगी। उसी दशा में अनुशासनहीनता नहीं मानी जाएगी जब वो बता देगा
कि महोदय मैंने कार्यभार ग्रहण काल लिया था, लेकिन इसी बीच में मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया, मेरी तबीयत खराब हो गई और मैं नए कार्यालय में 1 महीने 2 महीने 3 महीने जितना भी समय हो मैं उपस्थित नहीं हो पाया हूँ। ये मेरे स्वास्थ्य संबंधी आपके प्रिस्क्रिप्शंस है और ये फिटनेस सर्टिफिकेट है, तो मुझे स्वास्थ्यता के आधार पर ये कार्यभार ग्रहण काल उपलब्ध करा दिया जाए। तो ऐसी दशा में उपलब्ध कराया जा सकता है सक्षम प्राधिकारी के द्वारा। लेकिन अगर बिना कारण के आप अनुपस्थित हैं या उसका कोई रीजन नहीं है तो सक्षम प्राधिकारी उसको मूल नियम 15 के अंतर्गत अनुशासनहीनता मान सकता है। तो आप ये स्पष्ट हो गए कार्यभार ग्रहण काल के बारे में कि कार्यभार ग्रहण काल एक पद से दूसरे पद पर या एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण की दशा में और कभी कभी नए पद के कार्यभार करने के लिए भी जो समय दिया जाता है उसको हम उस समय को कार्यभार ग्रहण काल कहते हैं। सामान्यतः 7 दिन का समय दिया जाता है, 1 दिन यात्रा का, 6 दिन तैयारी का। अगर स्टेशन नहीं बदल रहा है तो एक ही स्थान पर एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय पे आपका स्थानांतरण हुआ है तो आप 1 दिन का कार्यभार ग्रहण काल ले सकते हैं। और अगर जिला बदल रहा है यानी कि स्टेशन बदल रहा है तो आप 7 दिन का ले सकते हैं। अधिकतम 30 दिन का आप कार्यभार ग्रहण काल ले सकते हैं। रीजन आपको बताना पड़ेगा 30 दिन के लिए क्या है, बिना 30 दिन के रीजन के बताए नहीं मिलेगा, क्योंकि समानता 7 दिन का ही आपको दिया जाता है। यह भी है कि मान लीजिए कि आपने बिना कार्यभार ग्रहण काल लिए आपने ज्वाइन कर लिया दूसरे कार्यालय में, आज अपराह्न में आप रिलीव हुए और कल सुबह आपने दूसरे जिले में स्टेशन बदल गया है वहां पर जाकर आपने ज्वाइन कर लिया, तो अब आप सोचेंगे कि आपका कार्यभार ग्रहण काल जो आपको मिलना चाहिए नियमानुसार वो तो मिला नहीं। तो भी आपके लिए एक रूलिंग दी गई है कि स्थानांतरण के 6 माह के अंदर आप चाहें तो विशेष आकस्मिक अवकाश के रूप में इस जो आपको दिया जाता है 7 दिन का समय वो आप उपभोग कर सकते हैं। लेकिन स्थानांतरण के 6 माह के अंदर आप 6 माह के अंदर आप उपभोग कर सकते हैं यदि आपने ट्रांसफ़र होने के बाद कार्यभार ग्रहण काल का उपयोग नहीं किया है और सेम डे या अगले दिन पूर्वाह्न में आपने ज्वाइन कर लिया है, तो आपको ये सुविधा दी जाती है। ये आपका कार्यभार ग्रहण काल का प्रथम पार्ट था। अब इसके बाद एक द्वितीय पार्ट, अंतिम पार्ट हम इसके बाद अपलोड करेंगे। अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन है, किसी प्रकार का कहीं कोई समस्या है तो आप ज़रूर बताएं। मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। बहुत बहुत धन्यवाद।